वेलकम टू डेली फैक्ट द हिंदू एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 31 जनवरी 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि द हिंदू में मेंशन थे। यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा कि हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो है वो करंट अफेयर एक साथ पढ़ेंगे, प्लस उसको लिंक करेंगे साथ में स्टैटिक जीके के साथ। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव रिगार्डिंग द करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक जीके, जिसमें जो अब हम पूरे 1 ईयर के करंट अफेयर को कवर कर चुके हैं। एक तो पहला पॉइंट। सेकेंड, उसके बाद हम स्टैटिक जीके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी साथ के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, सेपरेट प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को, और सबसे पहले हम एक कोटेशन से जो है वो यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करेंगे, जो कि लिंक करती है महात्मा गांधी जी के साथ। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, आवर ग्रेटेस्ट एबिलिटी एज ह्यूमन्स इज नॉट टू चेंज द वर्ल्ड बट टू चेंज आवरसेल्फ। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस कोटेशन पर आप एक ऐसे भी लिख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस कोटेशन पे को जो है वो हम अपने ऐसे में या फिर आंसर राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे रिसेंट जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट, उन्होंने अप्रूव किया है कि जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसका लॉन्च करना है, ऐसा अप्रूवल जो है वो यूनियन कैबिनेट ने दे दिया। देखो, कैबिनेट जो वो न्यूक्लियस होती है एक तरह से पार्लियामेंट का, अगर हम बात करें, और मेनली वही कमांड करता है, वही सारे के सारे डिसीजन लेते हैं। और जितनी भी मैक्सिमम कैबिनेट कमेटीज होती है उनको चेयर प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, पहला पॉइंट। देन उसके बाद एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि कैबिनेट का जो डिसीजन होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर वो नहीं करते हैं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा, या फिर अगर हम बात करें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, मतलब उनको करना पड़ेगा। और अगर वो इंडिविजुअली लग जाते हैं तो फिर वहाँ पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, देन फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर देंगे किसी मिनिस्टर को। तो कलेक्टिव और जो आपका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दोनों कैबिनेट के साथ लिंक करते हैं, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम इसको कह सकते हैं। देन ये जो स्कीम है, जो क्रिटिकल नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये जो लॉन्च किया गया था, इसको ये बजट में सबसे पहले अनाउंसमेंट हुई थी इसकी, 2024-25 का जो बजट था उसमें कहा था। अभी यहाँ पर एनकरेज कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, प्लस साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है, उनको एनकरेज कर रहे हैं टू अक्वायर क्रिटिकल मिनरल एसेट अब्रॉड। बाहरली कंट्रीज में क्रिटिकल मिनरल्स एसेट्स को एक्वायर करो, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक तो ट्रेड इंक्रीज होगा, एनहेंस ट्रेड विद द रिसोर्स रिच कंट्रीज। और क्या है कि जो रिसोर्स रिच कंट्रीज है उनके साथ जो है वो आप ट्रेड भी जो है वो इंक्रीज करो, मतलब परमिशन दे रहे हैं एक तरह से कि भाई क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग किसी भी कंट्री में अगर है तो ट्रेड एंड कॉमर्स करो, वहाँ पे कंपनी बनाओ, वहाँ पे आप चाहे वो खरीद लो उसको। सरकार ऐसा यहाँ पे कह रही है। टारगेट क्या है कि जो हमारा एक और टारगेट इसमें पहले चल रहा है वो कि एक्सप्लोर करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स को, तो इससे क्या हो, क्रिटिकल मिनरल्स एक्सप्लोर होंगे। सेकंड, उसके बाद हमारी जो डिपेंडेंस है ना इंपोर्ट, अगर हम बात करें क्रिटिकल मिनरल्स का, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी हमारी एज अ डेवलपिंग नेशन हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट भी है वो, तो हम इंपोर्ट को जो है वो यहाँ पर कम करेंगे। अगर हमारे पास वो एसेट अपना ही हो जाएगा दूसरी कंट्री में तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस क्या रहता है इसका, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो रिन्यूएबल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स हो गया, विंड टर्बाइंस हो गए, या बैटरी स्टोरेजेस हो गई। तो ये सभी में जो है वो आपका क्रिटिकल मिनरल काफ़ी जो है वो इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। देन उसके बाद ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसका सबसे छोटा और कॉमन एग्जाम्पल रहता है, दैट इज लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज इसका कॉमन एग्जाम्पल है। देन डिफेंस स्ट्रेटेजिक लेवल पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कि एरोस्पेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एडवांस वेपनरी हो गया, या फिर सेमीकंडक्टर्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो सिंगापुर के साथ हमारी जो है वो काफ़ी बातचीत चल रही है रिगार्डिंग द सेमीकंडक्टर्स, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देन भारत में कौन कौन से कानून है जो लिंक करते हैं मिनरल्स के साथ, स्पेशली क्रिटिकल मिनरल्स के साथ, तो माइंस एंड मिनरल एक्ट 1957, एक तो ये इंपॉर्टेंट होगा। एक्ट का ईयर भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली अगर हम बात करें कोई ऐसे एग्जाम्स लाइक अगर 1 डे एग्जाम्स होते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट हो गया या फिर अलाइड हो गया, प्रीलिम्स स्पेशली, तो इसमें हम ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देन उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन स्टार्टअप एंड एमएसएमई, ये एक इनिशिएटिव शुरू किया सरकार ने, जिसमें टारगेट कर रहे हैं कि ब्रिज करेंगे गैप को, ठीक है, किसमें, रिसर्च और कमर्शलाइजेशन। जो कमर्शलाइजेशन और रिसर्च के बीच जो गैप इंक्रीज हो रहा है उसको ब्रिज करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे, उसके लिए जो है वो इनिशिएटिव शुरू किया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ओवरऑल।
नेक्स्ट उसके बाद है एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो है वो ग्रीनलैंड के बारे में बात की जा रही है। जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन रेज हो रही है ग्रीनलैंड में, वहाँ से ये कहा जा रहा है कि जो फंडामेंटल इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ग्रीनलैंड की वो कन्वर्ट हो रही है। कैसे? अब देखो ग्रीनलैंड मतलब हरा भरा क्षेत्र, ऐसा ऐसा छोटा मान के चलो, देखिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि कार्बन सिंक है, ठीक है। ग्रीनलैंड वो रीजन है जहाँ पे आइस कैप रहती है परमानेंट, ठीक है। लेकिन इसको ग्रीनलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बन को ऑब्जर्व करता है। कार्बन सिंक मतलब कार्बन को ऑब्जर्व करेगा, इनका काम रहता है। तो इनका काम कार्बन को ऑब्जर्व करना है, नेचुरल कार्बन सिंक है। लेकिन ये भी CO2 को एमिट कर रहे हैं, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रहे हैं। तो रैदर देन अपने अंदर टेक करने के अकॉर्डिंग, लाइक कि कार्बन सिंक को ऑब्जर्व कर लेते, कार्बन को ऑब्जर्व कर लेते, लेकिन अभी ये कार्बन को एमिट कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो एमिशन है वो 350 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 350% जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये एक कंसर्न है हमारे लिए। और ये क्यों हुआ है ऐसा? क्लाइमेट चेंज की वजह से। जो ये एक स्टडी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि 7500 लेक्स, 7500 प्लस लेक्स जो है वो ब्राउन टर्न हो गया, ब्राउनिश हो गई है। और इसकी वजह से जो कार्बन जो एमिशन है वो और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज हो गया, और फर्दर जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब क्या हुआ है कि ये जो आपकी टर्न ब्राउन हुई है, ठीक है, और ये क्या कर रही है फिर कार्बन को एमिट भी कर रही है ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो याद रखना है इसकी वजह से। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं अपने आंसर में रिगार्डिंग द, अगर हम बात करें, देखो नंबर मिलते हैं जब आप ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे प्रैक्टिकल। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है आप उसको क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग चैलेंज में लिख सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर क्या चैलेंज आ रहा है। तो सिंपल देखो, चैलेंज कहाँ से मिला? न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर्स हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली फॉर द मेंस एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमें न्यूज़पेपर से मिलते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, यूनियन होम मिनिस्टर ने रिसेंटली अप्रूव किया है फंड फॉर डिजास्टर मिटिगेटिंग, मतलब डिजास्टर मिटिगेशन के रिगार्डिंग फंड जो अप्रूव किया है वेरियस स्टेट्स को। और इसमें अगर हम पैसे की बात करें तो 3027.86 करोड़ रुपीज़, बस इतना ही जो है वो पैसा जो है वो कहा है कि वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिजास्टर के अकॉर्डिंग देखें हम जितना नुकसान होता है, अगर अकेले हिमाचल प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ था मानसून के टाइम पे हिमाचल प्रदेश को। तो इसमें ये कंसर्न यहाँ पर है कि एंड जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है वहाँ से जो है वो ये पैसा आया है, और ये ड्रॉफ प्रोन स्टेट्स के लिए जाएगा, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, कर्नाटका, या फिर लाइटनिंग स्टेट हो गया जैसे कि बिहार, यहाँ पर कॉमन रहता है बिहार, मध्य प्रदेश। और फॉरेस्ट फायर्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अरुणाचल प्रदेश में भी, और सिक्किम में भी फॉरेस्ट फायर देखी जाती है, और उत्तराखंड में भी, ठीक है। ये यहाँ पर जो है वो सरकार क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा फंड जो है प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे लिए रहता है ये इंपॉर्टेंट कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड। ये जो मैनेजमेंट फंड है इसको बनाया गया है फेब 2021 में, यानी कि 2021 में ये बना है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन को किसने शेयर किया था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और 16th चेयरमैन कौन है अभी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो है वो स्टैटिक जे के साथ में प्रिपेयर होगा, और जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 280। अभी यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है इसमें प्रोविजंस जो है वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के भी थे, और वो भी बनाए गए हैं काफ़ी स्टेट्स में। देन ये फंड में जो है वो अगर सेंटर की तरफ से शेयर की अगर हम बात करें तो 75% सभी स्टेट्स के लिए हो रहा है। लाइक जो आपकी एक नॉर्मली अगर हम बात करें कि ऐसी स्टेट्स जहाँ पर ना तो माउंटेन्स है ना तो वो बॉर्डर एरिया है, लेकिन 90% जो है वो फंड्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए और हिली स्टेट्स के लिए। लाइक जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया तो उसके लिए 90% जो है वो फंड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट उसके बाद है तीस्ता रिवर। ये न्यूज़ में क्यों है? जो गवर्नमेंट अभी प्लान कर रही है कि जो तीस्ता थर्ड जो डैम था उसको अभी दोबारा जो है वो रिबिल्ड करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट प्लान कर रही है। जो तीस्ता रिवर है इसका ओरिजिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखना तसोलामो लेक में जो है वो इसका ओरिजिन हुआ है। उसके बाद ये नॉर्थ सिक्किम, मतलब नॉर्थ सिक्किम में रीजन है, नॉर्थ सिक्किम से फ्लो करके फिर एंटर करती है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद ये एंट्री करती है बांग्लादेश में। यानी कि ये किसकी है? सहायक नदी है। इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र को कहा गया है वो एग्जाम में एक बार पूछा गया है। तो हमारा टारगेट वही है, उसी तरह से हम करंट को कवर कर रहे हैं जिस तरह से एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन उसके बाद रंजीत रिवर की अगर हम बात करें तो रंजीत रिवर फेमस है रैपिड के लिए। रैपिड क्या होता है कि जैसे इस तरह से नदी फ्लो कर रही है, ठीक है, कोई पानी जो है वो बहता चल रहा है, फिर यहाँ पर क्या सपोज दैट यहाँ पर कोई हार्ड सरफेस आ जाता है, ठीक है, इस यहाँ पर पानी आएगा, इसके ऊपर से जंप करके आगे चला जाएगा। तो जब ये जंप करके आगे चल रहा है तो दैट इज रैपिड। तो रंजीत रिवर जो है वो रैपिड बनाती है, और ये तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है। तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हुई और रंजीत जो है वो तीस्ता की ट्रिब्यूटरी हुई, जो हमको याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद है इंडिया और ओमान। इंडिया और ओमान ने अभी रिसेंटली क्या किया है कि जो
हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए जो है वो एग्री हो गए हैं दोनों के दोनों, जिसमें टारगेट किया जा रहा है अब कि ग्रेटर कोऑपरेशन को जो है वो प्रमोट करेंगे ताकि टैक्सेशन को जो है वो सॉल्व, जितने भी टैक्सेशन के रिगार्डिंग इश्यूज रहते हैं उनको सॉल्व किया जा सके। ओमान की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द अरेबियन पेनिसुला में लोकेटेड है, यानी कि इस तरह से इस रीजन में अगर हम बात करें साउथ में और ईस्टर्न रीजन में। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ किसका, बे ऑफ बंगाल, सॉरी पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी, इस साइड पे हो गया अरेबियन सी और ये हो गया पर्शियन गल्फ, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस पे जो है आपको ये कंट्री जो है वो देखने को मिलेगी। बॉर्डर अगर शेयर करती है तो इधर वाली साइड पे होगा आपका रेड सी, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है आजकल, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जिसके साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करती है, जो हमें याद रखना, और ये हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट उसके बाद है पाइन लैब्स, ये एक कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी किस तरह से लिंक कर रही है और हमें मेंस के लिए कैसे कंटेंट मिलेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि इस कंपनी ने पार्टनरशिप की एक तरह से एसबीआई के साथ, एसबीआई पेमेंट्स के साथ, टू एनहेंस डिजिटल कॉमर्स इन इंडिया। डिजिटल कॉमर्स को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर जो है वो दोनों ने जो है वो एग्रीमेंट साइन किया, एक तरह से पार्टनरशिप में आ गई। अभी डिजिटल कॉमर्स लिंक करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ। जब भी हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं दैट मीन्स पैसा जो है वो हमें बिल्कुल रूट लेवल पर लेकर जाना है। फिर इसमें क्या है कि अब पैसे के लिए क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, और ये कंपनी हमें टेक्नोलॉजी दे रही ये कंपनी क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। अब ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है तो इससे क्या हुआ फिर फाइनली, जो अर्बन और रूरल एरियाज़ में फाइनेंसिस से रिलेटेड जो भी गैप रहता है, ब्रिज जो रहता है, गैप रहता है, उसको ब्रिज करेंगे, यानी कि उसमें पुल का काम करेगी है ताकि उस गैप को एड्रेस किया जा सके। और इससे क्या होगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो और इजीली जो है वो लोगों को मिलेगी। तो फिर क्या होगा, इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जहाँ पे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन आता है वहाँ पे आप एज एन गवर्नमेंट इनिशिएटिव आप इसको लिख सकते हैं। और एसबीआई के बारे में आपको बताना है कि एसबीआई कौन से ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद द वर्ल्ड रैंकिंग 2025, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत का कोई इंस्टीट्यूट टॉप 100 में आया है। और अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, इसका जो रैंक है वो 99th रैंक आया है, ठीक है। और पहली बार ऐसा हुआ है, तो ये हमारे लिए प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद जो न्यूज़ रहेगी वो इंडियन न्यूज़पेपर डे है, जो कि 29 जनवरी को होता है। पहली बार न्यूज़पेपर जो जेम्स हेकी ने 29 जनवरी 1780 में जो है वो शुरू किया था। और 1780 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, एक तरह से हम कह सकते हैं। और जो है वो कंपनी रूल जो है वो भारत में शुरू हो गया था। आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी थर्ड टाइम, ठीक है, इन अ कंसेक्यूटिव ईयर, जो है वो तीसरी बार लगातार जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसका विनर बना है, ठीक है। और किसको डिफीट किया ऑस्ट्रेलिया ने वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है कराची। कराची जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज़ में चल रहा है। ये एक मार्जिनल सी है ऑफ द आर्टिक क्वेश्चन, पहला याद रखना कि आर्टिक क्वेश्चन का मार्जिनल सी है। लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द सेरेबिया, सेरेबिया मतलब जो रशिया, जो ईस्टर्न जो रीजन है रशिया का, उसको सेरेबिया कहा जाता है। और ये करा रिवर के बाद जो है वो इस सी का जो है वो नाम रखा गया कराची। इन नॉर्थ अगर हम बात करें, ये जो है वो कनेक्ट है आर्टिक बेसिन के साथ भी, मतलब नॉर्थ रीजन जो है वो इसका आर्टिक बेसिन के साथ भी कनेक्ट है। और जो कराची है इसको वन ऑफ द कोल्डेस्ट सी भी कहा जाता है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है घग्गर रिवर, अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रही है ड्यू टू द बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। एनजीटी ने एक कमेटी बनाई थी एंड उस कमेटी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगी कि जितनी ऑक्सीजन, मतलब एक तरह से अगर हम बात करें कि डिकम्पोज करने के लिए चाहिए होती है गिवन अ सैंपल, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो ये घग्गर रिवर है ये सीजनल रिवर है। सीजनल मतलब मानसून के टाइम पे जो है वो काफ़ी एक्टिव होती है। और मानसून क्या है, एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है, जो हमें ध्यान में रखना है। सीजनल विंड्स होती है मानसून, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, एक तरफ एक बार हवाएं आती है फिर दूसरी बार हवाएं जाती है। अभी जो ये रिवर है, ठीक है, ये एक सीजनल है और ये डिसअपेयर हो जाती है थार डेजर्ट में जाकर। लेकिन उसके बाद ये कहा जाता है कि हकरा रिवर जो कि पाकिस्तान में फ्लो करती है वो कंटिन्यूएशन है घग्गर रिवर का। तो इसलिए घग्गर रिवर को कई बार कहीं पे आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया में होता है, देन उसके बाद फ्लो करती है पाकिस्तान में। देन उसके बाद जो ये रिवर है इसका ओरिजिन अगर हिमाचल में बात करें या फिर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शिवालिक रीजन है, लोअर फुट हिल ऑफ द हिमालयाज, वहाँ पर ओरिजिनेट होती है ये रिवर हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद हरियाणा में एंट्री करती है, फिर राजस्थान में, फिर डिसअपेयर हो जाती है थार डेजर्ट में। और थार जो डेजर्ट है उसका एक्सटेंशन पाकिस्तान में भी है, तो ये भी हमें याद रखना। थार क्या है, हॉट डेजर्ट है।
देन यहाँ पर काफ़ी सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं कि जो सरस्वती रिवर होती थी पुराने टाइम में, वो जो है वो घग्गर नदी है आज के टाइम पे। ऐसा जो है वो काफ़ी जो है वो हिस्टोरियंस मानते हैं, और सरस्वती मैथोलॉजिकल रिवर। देन उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन की सेटलमेंट्स जो है वो घग्गर नदी के किनारे देखी जाती है। ट्रिब्यूटरीज अगर हम बात करें घग्गर की, तो कौशल्या नदी, ठीक है, मारकंडा रिवर जो कि सिरमौर रीजन से निकलती है, देन उसके बाद हरियाणा में एंटर करती है, ठीक है, सरस्वती रिवर और चौतंग, ठीक है, चौतंग, ये भी जो है वो आपकी ट्रिब्यूटरी हो गई घग्गर की। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है और सभी के सभी सीजनल इन नेचर है, मानसून के टाइम पे काफ़ी एक्टिव होती है। नेक्स्ट उसके बाद है धरफुर रीजन। धरफुर रीजन जो है वो वेस्टर्न सूडान में आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर अराउंड 80 ट्राइब्स रहती है और एथनिक ग्रुप्स, मतलब 80 अबव जो है वो ट्राइब्स और एथनिक ग्रुप्स इस रीजन में रहते हैं। और ये जो रीजन है, ठीक है, ये इमेंस रोलिंग प्लेन्स रीजन है, मतलब ये प्लेन रीजन है, रोलिंग प्लेन कहा जाता है एक तरह से इस रीजन को। धरफुर जो है वो एक अरेबिक वर्ड है, धरफुर एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब हो गया लैंड ऑफ द फर, फर की जमीन। अभी फर क्या है? फर एक ट्राइब होती थी जिसने रूल किया है इस रीजन पे टिल 1916, तो उसके नाम पे इसका जो है वो नाम पड़ा है धरफुर रीजन, ठीक है। और ये धरफुर रीजन क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर है, इस तरह से। और प्लस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो सहेल रीजन है वो कौन सा रीजन है वर्ल्ड का, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क या कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में है। और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो 2 साल की जो टाइग्रेस है वो यहाँ पर जो है वो डेड मिली है, तो इसके रिगार्डिंग फिर रिसर्च वर्क हो रहा है पूरा, क्यों उसकी डेथ हुई ये रीज़न ढूंढ रहे हैं। और अगर हम बात करें कान्हा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व की, तो ये एमपी का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसको नेशनल पार्क बनाया गया है 1955 में और टाइगर रिजर्व बनाया है 1973। और 1973 में ही जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर भी जो है वो लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कौन से नेशनल पार्क या नेशनल पार्क से लॉन्च किया गया था वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें कान्हा नेशनल पार्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये मैकल हिल्स और सतपुरा रेंज इन दोनों के बीच में है, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। देन उसका मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो द जंगल बुक जो कि एक अगर हम बात करें एक मूवी भी इसके ऊपर बनाई गई है, ठीक है, और सीरीज़ भी है पूरी की पूरी। ये कहा जाता है कि ये इस नेशनल पार्क के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो जंगल है वो इस नेशनल पार्क के जो ऊपर जो वो बेस्ड है। देन उसके बाद जो हमें याद रखना है वेजिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, साल और मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब डेसिडियस की जब बात आती है ना, तो एमपी इंटीरियर्स, मध्य भारत, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ट्रेड विंड्स इतनी जल्दी नहीं पहुँचती, तो यहाँ पर ठंड पड़ती है, तो ठंड में पत्ते क्या करते, पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्तों को गिरा देते हैं, तो फिर उस केस में यहाँ पर कहा जाता है कि डेसिडियस फॉरेस्ट। देन उसके बाद रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर देखने को मिलेगा, और मध्य प्रदेश को बंगाल स्टेट ऑफ, मध्य प्रदेश को जो है वो एक टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेपर्ड यहाँ पर है, स्लॉथ बियर यहाँ पर है, बारहसिंगा यहाँ पर है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है कि टाइगर स्टेट तो है, लेकिन जो स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का वो बारहसिंगा है। आई होप जितने करंट अफेयर हमने डिस्कस किए हैं ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।